क्या ईरान में इसराइल अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा? पीएम नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि अब ये जंग ईरान में सत्ता परिवर्तन और आयतुल्लाह खामेनेई को खत्म करके ही पूरी होगी। लेकिन पीएम नेतन्याहू के ये ख्वाब क्या धरे के धरे रह जाएंगे? एक्सपर्ट बताते हैं कि इसकी संभावना कहीं ज्यादा है। इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन ईरान की सियासत और वहां के प्रशासन को करीब से जानने समझने वाले बताते हैं कि भले ही आयतुल्लाह खामेनेई 86 साल के हो चुके हैं, लेकिन सत्ता की बागडोर वो मजबूती से थामे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि ईरान के ज्यादातर वर्गों में खामेनेई की इस्लामिक रिपब्लिक हुकूमत की पकड़ मजबूत है। जानकार कहते हैं कि ईरान में तख्तापलट तभी हो सकता है जब देश की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो जाए, जैसा रूस में हुआ था। इसके अलावा सामाजिक संघर्ष बढ़ जाए, जैसा इराक में देखा गया। ऐसी कई स्थितियां जब एक साथ देखी गई थी तो अरब देशों में आंदोलन शुरू हुए थे, जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया था। फिलहाल ईरान में ऐसे हालात बिल्कुल नहीं हैं। उल्टा वहां की आवाम अपने रहबरे मुअज्जम यानी सुप्रीम लीडर के शाना बशाना खड़ी नजर आती है। आयतुल्लाह खामेनेई का शासन भले ही मजहबी उसूलों पर चलने वाली व्यवस्था है, लेकिन उनके दौर में ईरान में चुनाव बड़े ही तरीके से मैनेज किए जाते रहे। इसके अलावा सरकार के चेहरे के तौर पर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होते हैं और किसी भी आंदोलन को कुचलने का ठीकरा उन पर ही फूटता है। इस तरह सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई सीधे तौर पर जनता के गुस्से से बच जाते हैं, जैसे कि 2022 में हिजाब मुखालिफ तहरीक में हुआ था, लेकिन उसे मैनेज कर लिया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उस वक्त अमेरिका और इसराइल के जरिए दावा किया गया था कि ईरान में एक बहुत बड़ा तबका इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ हो गया है, लेकिन खामेनेई ने अपनी पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी। इस तरह ईरान में सरकार का चेहरा और असली पावर बटी हुई है, जिससे जनता के बीच परसेप्शन मैनेजमेंट करने में आसानी रहती है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि गांव में आयतुल्लाह की पकड़ ज्यादा मजबूत है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम और बसीजी फोर्स का गठन तो आयतुल्लाह खामेनेई के दौर में ही हुआ। ये तंजीमें इस्लामिक क्रांति को बनाए रखने का काम करती हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ उठने वाली विद्रोह की ज्यादातर आवाजें शहरी क्षेत्रों में हैं। ईरान के गांव में आयतुल्लाह को पसंद करने वाले बहुत बड़ी तादाद में हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान में आयतुल्लाह की सत्ता को बेदखल करने का एकमात्र रास्ता बाहरी दखल है, लेकिन ऐसा करने में ईरान हिमायती गुट, जो ईरान के प्रॉक्सी कहलाते हैं, उन देशों पर टूट पड़ेंगे जो इस तरह की कार्रवाई की कोशिश करेंगे। इसलिए ईरान में सुप्रीम लीडर को चैलेंज करना अपने आप में खुद बहुत बड़ा चैलेंज है। बम खुशी फोड़कर ईरान ने इसराइल को हलकान कर दिया। ईरान ने आखिरकार जिसका डर था वही कर दिया। इसराइल के लिए जिस हथियार को उसने सालों से बचाकर रखा, आखिरी में उसे जंग में उतारकर नेतन्याहू की सांसों की धड़कनों को बढ़ाकर रख दिया, जिसका नाम सुनकर भी इसराइली अब भय में जा चुके हैं, जिसे ईरान में फारसी में बम खुशी के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं क्लस्टर म्यूनिशन यानी गुच्छा बम। इसराइल के लिए भय बने इस बम की पूरी विशेषता हम ग्राफिक्स से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिरकार इस्राएली सेना ने इस पर क्या कुछ कहा है और इसराइल में इससे लेकर मातम क्यों पसरा है। दरअसल इस्राएली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान ने सोमवार को हुए मिसाइली हमलों में क्लस्टर बम का प्रयोग किया है। इसका मतलब साफ है, अब यह लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की नहीं, बल्कि व्यापक जनसंहार की दिशा में बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उड़ता धुआं और फिर इसराइल में गूंजते धमाके, यह सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं थे। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा इन मिसाइलों में थे क्लस्टर बम यानी बम खुशी। इसका मतलब साफ है, अब यह लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की नहीं, बल्कि व्यापक जनसंहार की दिशा में बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उड़ता धुआं
और फिर इसराइल में गूंजते धमाके ये सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं, इन मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन यानी वो बम जो एक बार में कई हिस्सों में फट जाते हैं और तबाही बिखेरते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तेल अवीव और आसपास के इलाकों में मिले छोटे छोटे बमों के टुकड़े ये साबित करते हैं कि ईरान ने इस हमले में अत्याधुनिक और बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान ने इस बार MIRV टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है, यानी एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट्स पर हमले में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई नागरिक शामिल हैं। सैकड़ों घायल हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। मानवाधिकार संगठनों ने ईरान के इस कदम की निंदा की है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा क्लस्टर बमों का प्रयोग युद्ध अपराध के दायरे में आता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चिंता जताई और कहा कि इस प्रकार के हथियार क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन ईरानी समर्थकों का कहना है कि यह चिंता तब कहां थी जब गाजा में नरसंहार हो रहा है, जब गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब सवाल है कि आखिर क्लस्टर बम होते क्या हैं जिनसे इसराइल में मातम पसर चुका है। तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बम एक खुशी है क्या। क्लस्टर बम या क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा हथियार है जो एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर दर्जनों से सैकड़ों तक छोटे छोटे बम भरकर दुश्मन क्षेत्र में गिराया जाता है। यह बम हवा में फटकर अपने अंदर मौजूद सारे छोटे बमों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है, जिससे एक बड़े इलाके में भारी तबाही होती है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कैसे काम करता है ये बम खुशी जिसने इसराइल में इतनी बड़ी तबाही मचा दी है। तो आइए जानते हैं क्लस्टर बम को। बम या मिसाइल को दुश्मन के इलाके में छोड़ा जाता है, वह हवा में ही फट जाता है और अंदर छिपे छोटे छोटे बम यानी बॉम्बलेट्स बाहर निकल जाते हैं। ये छोटे बम जमीन पर गिरते ही अलग अलग जगहों पर विस्फोट करते हैं। कुछ बॉम्बलेट्स तुरंत नहीं फटते, ये अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस यानी UXO बन जाते हैं और बाद में भी नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब लगे हाथ आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर इसका अभी तक किन किन युद्धों में इस्तेमाल हुआ। वियतनाम युद्ध 1960 से 70 तक, लेबनान इसराइल युद्ध साल 2006, सीरिया सिविल वॉर, यूक्रेन रूस संघर्ष साल 2022-23 और अब ईरान इसराइल संघर्ष साल 2025। अब सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या कदम उठाएगा। इसको लेकर समझा जा रहा है अमेरिका ने अब तक चुप्पी साध रखी है। यूरोपीय संघ इस मुद्दे पर बैठक करने की तैयारी में है, लेकिन रूस और चीन की चुप्पी अलग ही कहानी बयां करती है।